बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के नेता भी अब एक्शन में नजर आ रहे हैं। दिल्ली के बाद अब पटना में भी विपक्षी गठबंधन की बैठक हुई। दिल्ली की बैठक में गठबंधन के चेहरे पर तो बात नहीं बन पाई थी, क्योंकि तेजस्वी यादव पहले ही इस रेस में अपनी दावेदारी पेश कर चुके थे। लेकिन कांग्रेस की आपत्ति के बाद फेस की फाइट अभी भी जारी है और अब ये सवाल खड़ा होने लगा है कि महागठबंधन किसके नेतृत्व में एनडीए से मुकाबला करेगा। लेकिन जो बात दिल्ली की बैठक में नहीं बन पाई थी, उस पर अब पटना में महागठबंधन के नेता जुटे और सीट शेयरिंग और गठबंधन के चेहरे को लेकर मंथन किया। लेकिन पटना में मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी नहीं, बल्कि तेजस्वी यादव अगुवा की भूमिका में रहे। इस बैठक में आरजेडी और कांग्रेस के अलावा सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई माले और वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी शामिल हुए। बिहार में विपक्ष एनडीए से मुकाबले की रणनीति बिल्कुल अलग तरह से तय कर रहा है। सूत्रों का दावा है 243 सीट वाले बिहार में जो रोडमैप तैयार किया है, उसके मुताबिक आरजेडी 150 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस 70 सीटों से कम में मानने वाली नहीं। मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी को 60 सीट चाहिए। लेफ्ट के तीनों दल को 40 सीट चाहिए। सूत्रों के मुताबिक अगर पशुपति पारस शामिल हुए तो उन्हें भी 50 सीटें चाहिए। लेकिन महागठबंधन की इस बैठक पर बीजेपी ने निशाना साधा। इतने लोग भी मिले महागठबंधन को पिछले 3 चुनाव से, चाहे वो 19 का लोकसभा चुनाव हो, 20 का विधानसभा हो, 24 के लोकसभा में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार हराने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में होता रहा है। इसलिए आगे भी ये लोग हारते ही रहेंगे। बिहार में एक और नेता अपना नाम बाहुबली की लिस्ट में दर्ज करवा चुका है। आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के घर से AK-47 मिलने के बाद आज उनकी कोर्ट में पेशी हुई, जहां से उनको पटना के बेऊर जेल भेज दिया गया है। ये वही तस्वीर है जब आरजेडी विधायक के घर AK-47 मिलने के बाद पुलिस की छापेमारी हुई थी और अब उसी रीतलाल यादव को जेल भेज दिया गया है। लेकिन इस AK-47 वाले आरोप को रीतलाल यादव ने नया एंगल दे दिया है। AK-47 किसके द्वारा मुहैया कराई गई थी आपकी हत्या के लिए? कुछ पदाधिकारी के द्वारा। किसको लेना चाहते हैं? मेरे विरोधी है, उनको नाम लेना क्या बोलकर दिया नाम लेना चाह रहे हैं आप जेल से भी। सबसे बड़ी बात तो जेल हम चाह रहे हैं, जेल जाने जेल में अब कोर्ट आने दरमियान के, इसमें सबसे बड़ी मेरी जान की खतरा की है। दरअसल पटना के एक बिल्डर ने आरजेडी विधायक रीतलाल यादव पर रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया था। इस मामले में पुलिस ने विधायक के 10 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी में AK-47 मिलने की खबर भी सामने आई, जिसके बाद पिछले कई दिनों से दानापुर पटना में उनके घर पर पुलिस डेरा जमा चुकी थी। अब रीतलाल यादव को कोर्ट से सीधे जेल भेज दिया गया है। इस बीच बीजेपी की तरफ से एक पोस्टर भी जारी किया गया, जिसमें रीतलाल यादव के साथ शंभूनाथ यादव और मनोज यादव को वांटेड बताया गया है। हालांकि रीतलाल यादव अब सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। नया वक्फ कानून अब बिहार का चुनावी मुद्दा बन गया है। बिहार में वक्फ की लड़ाई एनडीए बनाम महागठबंधन की नजर आ रही है। कभी महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार में रहे नीतीश कुमार ने संसद में वक्फ संशोधन बिल को समर्थन किया, तो उनके तमाम बड़े मुस्लिम साथी छिटक गए और इसी का फायदा उठाने के लिए आरजेडी अब खुलकर तुष्टीकरण की नीति पर काम करती हुई नजर आ रही है। सरकार बनाकर के इस कानून को पूरे दान करते हैं। सीए एनआरसी का भी हम लोग अपना प्रस्ताव जो भेजा था कि नहीं भेजा था कि किसी भी कीमत पे हम लोग सीए एनआरसी को बिहार में लागू नहीं होने देंगे। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का ये बयान उसी की बानगी है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि तेजस्वी बिहार को बंगाल बनाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है, मैं आऊंगा तो वक्फ बोर्ड नहीं लागू होने दूंगा। बताइए, संविधान को जो चुनौती दे, जो दिल्ली में पास होता है, वो संविधान होता है और ये शायद बंगाल बनाएंगे क्या? दरअसल पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव होने हैं और वहां वक्फ के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन जारी है। लेकिन बिहार में इसी साल के आखिर में चुनाव होने हैं और जिस तरह से अल्पसंख्यक साथियों का जेडीयू से मोह भंग हुआ है, उसका फायदा उठाने में तेजस्वी पीछे नहीं रहना चाहते। वक्फ की आड़ में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद को सुलगाने में क्या पड़ोसी देश बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का हाथ है?
क्योंकि खुफिया रिपोर्ट से जो खुलासा हो रहा है वो बेहद ही चौंकाने वाला है और ऐसा दावा किया जा रहा है कि वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ जो हिंसक आंदोलन हुआ उसमें बांग्लादेशी कट्टरपंथी संगठन शामिल थे। लेकिन अब सवाल यह भी खड़ा होता है कि अगर बांग्लादेशी कट्टरपंथी संगठन शामिल थे तो आखिर वो देश के अंदर ये कट्टरपंथी प्रवेश कैसे कर गए बॉर्डर से, और अगर प्रवेश कर गए तो हिंसा के बाद क्या इनकी गिरफ्तारी हुई है या ये फिर वापस चले गए। बंगाल का मुर्शिदाबाद लगातार हिंसा की आग में सुलग रहा था। हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ और आगजनी की जा रही थी, जिसके चलते वो पलायन पर मजबूर हुए। लेकिन सूत्रों ने एक खुफिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि बांग्लादेश में मौजूद 2 कट्टरपंथी संगठनों जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश और अंसरुल्लाह बांग्ला टीम के सदस्य कथित तौर पर मुर्शिदाबाद हिंसा के पीछे थे, जिन्हें कथित तौर पर मुर्शिदाबाद के स्थानीय राजनीतिक दलों के नेताओं से मदद मिली थी। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय मुर्शिदाबाद के हालात पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। शांति बहाली और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य पुलिस के साथ केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है। लेकिन बंगाल हिंसा पर खुलासे के मुताबिक 20 बांग्लादेशी आतंकी बुरके में आए थे और उनके निशाने पर पुलिस वाले थे। इनकी योजना पुलिस वालों को जिंदा जलाने की थी, जिसके लिए गैस सिलेंडर से विस्फोट करने का प्लान था। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश आतंकियों ने रेलवे स्टेशन और थाना फूंकने की साजिश रची थी, जिसके लिए नकाबपोशों को ट्रेनिंग दी गई थी और हिंसा के लिए बांग्लादेशी आतंकी लगातार उकसा रहे थे। इस बीच मुर्शिदाबाद के दिगरी से हिंसा की नई तस्वीरें सामने आई है, जिसमें कुछ लोग घरों में घुसकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, जबकि घर के अंदर से बचाव के लिए चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। लेकिन दंगाई उत्पात मचाते रहे। इधर बीजेपी इस हिंसा के लिए पूरी तरह से ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहरा रही है। देखिए, सारा के सारा कारण की जड़ है ममता जी। तुष्टीकरण नीति के तहत बिल्कुल ही सत्ता और वोट के खातिर वहाँ जो जघन्य अपराध करा रही हैं वह ममता जी के कारण हो रहा है।